वी आर बैक विथ न्यू वीडियो। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड पे। आज का हम लोग का टॉपिक जो है वो सिविक्स का थर्ड चैप्टर का है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड इट इज़ द लास्ट चैलेंज ऑफ इट इज़ द लास्ट चैलेंज। ये आखिरी चैलेंज है जो कि हमारे देश ने ऐसा फेस किया था। अकॉर्डिंग टू बुक में जैसा कहा गया था 3 चैलेंज। फर्स्ट जो है वो शेप टू नेशन था, सेकेंड जो है डेमोक्रेसी लाना था और थर्ड जो है डेवलपमेंट। तो आज हम लोग डेवलपमेंट ही पढ़ेंगे कैसे ये हुआ। तो चैप्टर का नाम जैसा कि मैंने कहा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ये कहानी शुरू होती है उड़ीसा से। उड़ीसा से कैसे शुरू होती है? वो इस प्रकार शुरू होती है कि उड़ीसा में आयरन की बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन जो है बहुत ज़्यादा मिलता था। अब मिनरल मिलता है तो मतलब इंडस्ट्री तो बैठेगी ही बैठेगी। तो क्या हुआ, हमारी वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट ने बाहरी लोगों से और अंदर के लोगों से संपर्क किया, उनसे हाथ मिलाया कि भाई अब तुम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री बैठाओ और हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्री से बैठाओगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, उसके बाद कैपिटल आएगा, फिर कितने सारे एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव वे था। लेकिन इसका निगेटिव एस्पेक्ट ये था कि ये जितना भी आयरन था ना वो ट्राइबल एरिया मिलता था। अब ट्राइबल एरिया में मिलेगा तो वहाँ के जो निवासी थे, ट्राइबल पीपल थे, उन्होंने कहा सोचा कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पे इंडस्ट्री बैठाएगी तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा, हम लोग को यहाँ से अपना जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। और कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा कि इससे कितनी ढेर सारी हानि होगी इन्वायरमेंट को। तो उन्होंने बहुत अपोज किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज किया। ये जो है उड़ीसा विलेज में, विलेज जो था वहाँ पे पॉस्को जो है, इसका जो है पूरा जो किस्सा होता है उसको पॉस्को कह सकते हैं। ठीक है, हम मैं यहाँ पे एक आर्टिकल है, मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। पीपल फेसिंग डिस्प्लेसमेंट बाय द प्रपोज्ड पॉस्को इंडिया स्टील प्लांट इन Jagatsinghpur district stages a demonstration outside the Korean company office here on Thursday. ये कोई जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे ये पॉस्को इंडिया स्टील प्लांट बैठना था, लेकिन लोग इसका बहुत तेज़ी से विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो साइन हुआ है मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जो साइन हुआ है इसको कैंसिल करिए, कैंसिल करिए और कैंसिल करिए। और 100 से ज़्यादा औरतें और आदमी, ठीक है, ग्राम पंचायत के वो जो थे इंटर की ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, और वहाँ पे स्लोगन कहने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, तोड़ फाड़ करने लगे कि यहाँ पे नहीं बैठेगी स्टील की कंपनी। ठीक है, एक राष्ट्रीय युवा संगठन जो था उसके अंतर्गत उनके नेतृत्व में ये लोग जो थे वो कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारा किस्सा था। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे मुद्दा क्या उठता है कि अब किसके हित में होगा ये। अगर हम लोग एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो एक तरह से सही था हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो इससे विलेजर्स को बहुत दिक्कत होता, ऑफकोर्स दिक्कत होता, ट्राइबल पीपल को दिक्कत होता। तो हम लोग का जो है इसका पहला ये बस एक इंट्रो था, ये इंट्रो था। टॉपिक हमने यहाँ से शुरू करना है, पॉलिटिकल कंटेंट सेशन से ही शुरू करना है। एक इंट्रो था कि पूरा किस्सा कहाँ से शुरू हुआ था। किस्सा उड़ीसा के जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था। वहाँ का गांव, कई गांव थे, धिनिकिया, नुरगांव एंड जगतु गुंजा करके कोई गांव, तीनों गांव थे। वहाँ का एक किस्सा था जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का। वहाँ से शुरू हुआ था स्टील प्लांट को लेकर, और कोरियन कंपनी के साथ हमारे देश की साइन हुई थी, मोमेंटम साइन हुआ था कि भाई आपको यहाँ पे स्टील पर इन्वेस्ट करिए और हम लोग को ऑफकोर्स रोजगार मिलता, तमाम चीज़ें मिलती, कितनी फ़ायदे होते। ठीक है, लेकिन अब जो है इसका अगला सबसे पहला टॉपिक होता है कि ये डिसीज़न हित में किसके जाएगा, गवर्नमेंट के या वहाँ के लोगों के। तो हमारा पहला टॉपिक है पॉलिटिकल कंटेंसेशन। पॉलिटिकल कंटेंसेशन मतलब राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक वाद विवाद। अब क्या था ये? In a democracy or in a democratic country, the final decision must be a political decision taken by people's representative who are in touch with the feeling of the people. इंडिया एक डेमोक्रेसी वाली कंट्री थी एज वी नो, और एक डेमोक्रेटिव कंट्री में, डेमोक्रेसी वाली कंट्री में फाइनल डिसीजन किसका होता है? ऑफ कोर्स वहाँ की जनता का होता है।
तो जो पॉलिटिकल डिसीजन था वहाँ की जनता कैसे लेती है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो वहाँ के जो उसने नियुक्त किए रहते हैं अपने लिए, उनसे जो है डिमांड करती है कि मुझे जो मैं चाहता हूँ या मैं जो चाहते हैं वो हमें दिलाएं। ऑफ कोर्स सही बात है कि वो अपने अपने लिए वो लोग चुनते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव, तो उनसे वो डिमांड करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद सब लोग एग्री हो गए थे कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास से ही इंडिया का विकास होगा। लेकिन आर्थिक विकास कैसे होगा, मतलब कि अगर ऐसा कहा जाए कि यार छोड़ो, लोगों की बातें छोड़ो, सब छोड़ो, हमको लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को कितनी भी दिक्कत हो, बस हमको देश का डेवलपमेंट करना है, ऐसा तो नहीं था। इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ करना था, लेकिन साथ ही साथ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, सबके साथ न्याय करने के साथ। अब यहीं पे ये अगर मुद्दा जो है गवर्नमेंट के हित में जाता तो इस अन्याय होता कि नहीं लोगों के साथ। तो यही बात है कि इंडिया में जस्टिस के साथ ग्रोथ करने की बात थी, सब ये सबसे बड़ा दिक्कत ये भी था। This was disagreement on the kind of role that the government must play in ensuring economic growth was tested. अब क्या हो गया, ये डिसएग्रीमेंट जो है और बढ़ गया, मतलब लोग जो है डिसएग्री करना शुरू किए, क्योंकि लोग कहे कि इंडिया में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ किसके साथ, जस्टिस के साथ होगा। लेकिन गवर्नमेंट को जस्टिस के साथ ही, किसी भी तरह जस्टिस को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते, सबके साथ जस्टिस होकर ही इकोनॉमिक ग्रोथ इनको करना पड़ेगा। वहाँ के लोगों की डिमांड थी, जो कि सही डिमांड थी, क्योंकि इंडिया में ऐसा करना ही था, मतलब इंडिया में ऐसा था ही कि जस्टिस के साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाए। ऐसे नहीं कि किसी को अनदेखा किए और जस्टिस ही करते जाए, जस्टिस ही करते जाए, नहीं था ऐसा ना। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक था कि ये मुद्दा उठा उड़ीसा से, फिर आया कि डिसीजन किसके हित में जाए, लेकिन ऐसा पता है कि इंडिया डेमोक्रेसी वाली कंट्री है और फाइनल डिसीजन जनता का ही होता है। अब जो है यहाँ ये मुद्दा शांत होता है। अब आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, अब दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है आइडियाज़ ऑफ, मतलब कि डेवलपमेंट मतलब, अगर हम लोग पूछा जाए ना किसी से, तो किसी का मतलब कुछ होगा, किसी का मतलब कुछ। किसी से पूछा जाए विकास क्या किसके द्वारा हो सकता है विकास, किसको किसे कहते हैं, जो लोग कहेंगे अरे बिजनेस क्लास का अगर विकास किया जाए तो विकास होगा देश का, फार्मर का विकास किया जाए, विकास किया जाए देश का, फिर अगर इंडस्ट्री का विकास किया जाए तो देश का विकास होगा। लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, तो वही ओपिनियन क्या आइडियाज़ थे, क्या लोग सोचते थे या क्या लोग थिंक करते थे कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक। Any discussion on development is bound to generate contradiction, conflict and argument. अगर हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर एक डिस्कस करें तो तमाम तरह की बात निकल कर आएंगी, लोगों के आर्गुमेंट्स होंगे कि नहीं ये सही है, वो सही है, ये सही है, वो सही है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, विवाद होगा। Development was about becoming more modern and modern was about becoming more like the industrialized countries of the West. क्या डेवलपमेंट का उस समय लोग सोचते थे कि डेवलपमेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को स्थापित करना, जैसे वेस्टर्न कंट्री में होता है, लाइक यूएसए, स्पेन, फ्रांस जैसे कंट्रीज़ में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मॉडर्न बन जाए, लोगों को अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन की जो कोई चिंता नहीं है, बस मॉडर्न बनने की राह पे चलते हैं लोग। तो लोग सोचते हैं कि यही हमारा डेवलपमेंट है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन वॉज एसोसिएटेड विद द आइडियाज ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी। लोग सोचते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हम लोग के जो डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन हम लोग नए मॉडर्न के लोग कैसे बन सकते हैं कि अगर हमारे अंदर मटेरियल प्रोग्रेस, मतलब कि भले आइडियल आइडिया हम लोग का, मॉरल वैल्यूज़ क्या मैटर करते हैं, लोगों के लिए नहीं मैटर करता है इस समय। ऐसे मटेरियल कि लोग कैसे दिखते हैं, हाउ कैसे वो क्लॉथ्स पहनते हैं, उनकी मटेरियल प्रोग्रेस कैसे होती है, और साइंटिफिक रैशनैलिटी, मतलब कि साइंटिफिक या उस वो देश किस बेसिस पे, किस आधार पर आ गया है, साइंस के आधार पर आ गया है, किसी भी टेक के आधार पर आ गया है, ये मैटर करता है लोगों के लिए। मतलब ज़्यादा मॉडर्न का मतलब, डेवलपमेंट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न बनना, लोगों के अंदर बस मटेरियल प्रोग्रेस हो, यही मॉडर्नाइजेशन है। इन लोग की थिंकिंग, उस समय की थिंकिंग यहाँ पे बताई गई है। लोग ऐसा सोचते थे डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ पे थिंकिंग बताई गई है। अब जो है इंडिया की प्लानिंग, इंडिया की प्लानिंग क्या थी डेवलपमेंट की। डिस्पाइट द वेरियस डिफरेंसेस देयर वाज अ कंसेंसस ऑन वन पॉइंट दैट डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर्स।
इतनी ढेर सारी वाद विवाद के बाद, इतने ढेर सारे वो थे, डिफरेंट मत थे, लेकिन उसके बाद भी बात एक ही बात पे आकर अटक जाता है, डेवलपमेंट के। और डेवलपमेंट करना है तो हम लोग को सब कुछ एक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ने से काम नहीं चलेगा, एक सेक्टर पे काम छोड़ने से काम नहीं चलेगा। सो देयर वॉज अ नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डेवलप अ डिज़ाइन और प्लान फॉर द डेवलपमेंट। सो एक गवर्नमेंट की ज़रूरत थी, एक सरकार की ज़रूरत थी जो कि डेवलपमेंट कर पाए, जो कि प्लानिंग बनाए जिससे इंडिया का डेवलपमेंट हो पाए, भारत का डेवलपमेंट हो जाए आगे के लिए, ऐसी कोई प्लानिंग बनाया जाए। So 1944 में the big industries drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country known as Bombay Plan. So 1944 की बात है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो थे एक साथ बैठक की, उन्होंने कहा कि हमारे कंट्री की इकॉनमी को सुधारना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और उस प्लान को जहाँ जिस समय एक बिग इंडस्ट्रियलिस्ट का बैठक हुआ, वहाँ पे प्लानिंग की गई कि इंडिया के इकॉनमी को कैसे सुधारा जाए, उस प्लानिंग को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। तो ये एकदम सीधे क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड में अक्सर कि व्हाट इज़ बॉम्बे प्लान। तो ये याद रखिएगा, 1944 द बिग इंडस्ट्रीज ड्राफ्टेड अ जॉइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ प्लान इकॉनमी इन द कंट्री नोन एज बॉम्बे प्लान। Soon after India became independent, the Planning Commission came into being as Prime Minister's chairman. इसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, जो प्लानिंग कमीशन होता है वो प्लानिंग कमीशन को एक नियुक्त किया जाता है जिससे इंडिया की डेवलपमेंट के लिए जिससे प्लानिंग बनाया जा सके। और उस प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है। तो अगर बोला जाए कि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है, कि उस समय का प्राइम मिनिस्टर, जो उस समय का प्राइम मिनिस्टर होगा वो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन भी होगा। तो प्लानिंग कमीशन जो है इंडिया में वो 1950 के में स्थापित हुई थी, मार्च में, ठीक है। इसका रोल जो था वो प्लानिंग करने का सबसे मेन रोल था, लेकिन अब इसका नाम जो है प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब इसका नाम नीति आयोग है। नीति आयोग इसका नाम कब पड़ा? 1 जनवरी 2015 में को इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया था, प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके, ठीक। द अर्ली इनिशिएटिव मतलब कुछ शुरुआती स्टेप्स लिए गए। पहली बात तो ये कि जो हमारे प्लानिंग कमीशन का जो FYP मतलब जो 5 ईयर प्लान है, वो हम लोग का कहाँ से लिया गया है? वो USSR से लिया गया है। जैसे हर चीज़ हम लोग को कहीं से लिया गया, बोरो किया गया, तो जो प्लानिंग कमीशन है वो USSR से लिया गया है। जो अर्ली इनिशिएटिव्स क्या थे? द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान को FYP कहेंगे, प्लान एंड देन actual plan document released in December 1951 generated a lot of excitement in the country. जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब बना था? पहला 5 ईयर प्लान 1951 में बना, और दिसंबर के समय में 1951 में। और जब ये बना था तो लोगों के अंदर बहुत ढेर सारा उत्साह था, लोग उत्साह से भरे थे कि यार इंडिया के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग हुई है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान निकला, किसके लिए क्या है अच्छा, किसके लिए नहीं अच्छा है, उन्होंने सब लोग एक्साइटेड थे। This excitement with planning reached its peak with the launching of the second 5-year plan in 1956 and continued somewhat till the third 5-year plan in 1961. ये एक्साइटमेंट जो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बहुत था, लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये और ऊंचा हो गया। 1956 में जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था लॉन्चिंग के साथ, ये और ज़्यादा बढ़ गया, और थर्ड 5 ईयर प्लान के आते आते तक 1961 में ये सबके अंदर तब भी था। 1961 थर्ड प्लानिंग आने तक सबके अंदर उत्साह था ही था। अब हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 में आया था 1956 तक। इसमें जो था एग्रीगेरियन सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। कृषि विभाग को मतलब कृषि के सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोगों ने की प्लानिंग में ध्यान दिया गया था। मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना था केवल डैम्स और इरिगेशन फैसिलिटी को इजी बनाने में, मतलब कि डैम्स बिल्ड करने में और इरिगेशन को कैसे एकदम इजी बना सकते हैं वो सब करने में का ध्यान जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में दिया गया था। सीधा कहा जाए तो एग्रीकल्चर पे ही ध्यान दिया गया था।
वन ऑफ द बेसिक एम ऑफ द प्लानर वॉज टू रेज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। और हाँ, सबसे बड़ा ये भी था इस प्लानिंग में कि इस प्लानर्स का बेसिक एम ये भी था कि नेशनल इनकम को बढ़ाया जाए। जाहिर सी बात है, नेशनल इनकम होना ही था, तभी तो डेवलपमेंट होता। तो नेशनल इनकम को बढ़ाना इनका एक बेसिक था ये, विच कुड बी पॉसिबल ओनली इफ द पीपल सेव मनी देन दे स्पेंड। और ये तभी पॉसिबल हो पाता जब जब इंसान जो है वो सेविंग करे, खर्च करने के साथ साथ खर्च करने से ज़्यादा वो सेव करे, ये तभी पॉसिबल था। और अगर बंदा अगर खर्चा कर रहा है, उसके बाद उससे ज़्यादा वो सेव कर रहा है, मतलब उसके पास पैसा है, लेकिन तब इतनी ज़्यादा पॉवर्टी थी ना कि लोगों के पास तो खर्चा करने के लिए था ही नहीं, तो वो सेव कहाँ से करें। तो इनका बेसिक एम तो था नेशनल इनकम बढ़ाने का, लेकिन सबसे बड़ी रिकॉर्ड क्या बन रही थी, पॉवर्टी। लोग के पास खाने के लिए नहीं था, तो वो कहाँ सेव करते, जाहिर सी बात है। लेकिन सबसे बड़ा अगर हम लोग कहा जाए तो इनका क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दिया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, और नेशनल इनकम को बढ़ाना सबसे बड़ा इन लोग का वो था। डैम्स बनाना, हाँ, और इजी करना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इजी करना, ये सब बहुत बड़ा काम किया गया था इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। और इसी प्लान के तहत भाखड़ा नांगल डैम जो है वो बनाया गया था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके इसके अंतर्गत ही भाखड़ा नांगल डैम बना था। अब जो है दूसरा क्या है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान है वो स्ट्रेस किया था हैवी इंडस्ट्रीज पे। इट वॉज ड्राफ्टेड बाई अ टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड प्लानर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ पीसी महालनोबिस। अब जो था सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात की गई है। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक चला था, 1956 से 61 तक। और ये जो थे, इसकी प्लानिंग किसने की थी, पीसी महालनोबिस ने की थी। इनके लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में प्लानिंग की गई थी। लेकिन इनका मानना था कि अगर हम लोग को डेवलपमेंट करना है तो सबसे ज़्यादा हम लोग को इंडस्ट्रीज़ पे ही ध्यान देना है, और हम लोग को तेज़ी से काम करना पड़ेगा, मतलब तेज़ी से डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इसके पहले मैं एक टॉपिक भूल गई हूँ, सॉरी। इसके पहले जो थे हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो किसके नेतृत्व में प्लानिंग की गई थी, वो के.एन. राज थे। वो भी एक इकोनॉमिस्ट थे, के.एन. राज, उनके नेतृत्व के अंदर ही प्लानिंग की गई थी। उनका मानना ये था कि अगर हम लोग को हम लोग को डेवलपमेंट करना है तो हम लोग को जल्दीबाजी नहीं करनी है, हम लोग को तेज़ी से धीरे धीरे काम करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से धीरे धीरे डेवलपमेंट करना है। लेकिन उसके अगेंस्ट यही जो पीसी महालनोबिस थे, उनका ये मानना था कि अगर हम लोग को डेवलपमेंट करना है तो हम लोग को खूब तेज़ी से काम करना पड़ेगा, और हम लोग को केवल और केवल इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है। इनके नेतृत्व में काम हुआ था। तो हम लोग कह सकते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया था, कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट को ला सकते हैं अपने देश में। उस समय यही सबसे बड़ा इन लोग का मुख्यतः इनका एम था, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही इनका सबसे बड़ा एम था। तो हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकेंड 5 ईयर प्लान में डिफरेंस कि ये था कि उसमें केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दिया गया, और सेकेंड वाले में केवल और केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन, या कह सकते हैं इंडस्ट्री को बैठाना और कैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, यही ध्यान दिया गया था, और उसमें नेशनल इनकम को बढ़ाने का। और 1960 और 70 के बीच में जो सेविंग थी ना, सेविंग लोगों की थी वो और कम हो गई थी, मतलब लोग जो थे उस समय और ज़्यादा पॉवर्टी बन गई थी। उसी समय बिहार में फेमाइन भी आया था, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन 1960 और 70 के बीच ही बहुत ज़्यादा सेविंग घट गई थी। सेविंग घटी मतलब नेशनल इनकम कह सकते हैं उस समय बहुत ज़्यादा गिर गई थी 1960 और 70 के बीच में। तो ये हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन तक हम लोग ने आज कंप्लीट किया। इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।